हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल रोहिणी क्लासेस में। तो आज हम टेस्ट नंबर 5 लगाने जा रहे हैं मॉडर्न हिस्ट्री का, जिसमें हम जो है गवर्नर जनरल और वायसराय के बारे में जो है क्वेश्चन को लगाएंगे। तो देखिए, गवर्नर या फिर गवर्नर जनरल में से क्वेश्चन बहुत पुट ऑन होते हैं। आजकल एग्ज़ाम का ये पेट क्वेश्चन हो गया है कि गवर्नर जनरल के बारे में एक क्वेश्चन आना ही आना है। तो प्लीज़ गाइज मेरे साथ बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो रॉबर्ट क्लाइव बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल थे। दूसरा है, विलियम बेंटिक भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। तो इसमें से कौन सा सही है? एक दो दोनों, या तो फिर कोई भी नहीं। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? इसका ऑप्शन सही होगा ऑप्शन 2, यानी कि केवल दूसरा जो है वो सही है। देखिए, रेगुलेटिंग एक्ट आया कब था? ये आया था 1773 में। तो इसके तहत ये हुआ था कि ब्रिटिश संसद द्वारा जो है बंगाल में पहली बार कॉलेजिस्ट सरकार की व्यवस्था की गई थी, और इस सरकार में एक अध्यक्ष और 4 सदस्यों का प्रावधान था। तो अध्यक्ष को जो है गवर्नर जनरल का पदनाम दिया गया, यानी कि वॉरेन हेस्टिंग को 1774 में बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल नियुक्त किया गया। किसे नियुक्त किया गया? वॉरेन हेस्टिंग को। तो रॉबर्ट क्लाइव वाला तो बिल्कुल गलत हो गया ना। अब बात करते हैं 1833 के चार्टर एक्ट की। तो इसके दौरान जो है भारतीय प्रशासन को पूर्णतः केंद्रीकृत करने का प्रयास किया गया, ठीक है, यानी कि केंद्र में रखने का प्रयास किया गया। और इस एक्ट के द्वारा जो है बंगाल के गवर्नर जनरल को किसकी पदवी दे दी गई? गवर्नर जनरल की, ठीक है, भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। यानी कि क्या चेंजेस हुआ? वो बंगाल का गवर्नर जनरल ना होके पूरे भारत का गवर्नर जनरल जो है वो बना दिया गया। तो इस तरीके से जो है 1833 में लॉर्ड विलियम बेंटिक को भारत का प्रथम गवर्नर जनरल बनाया गया। तो इसका केवल बी ऑप्शन जो है वो सही होगा। अब देखते हैं दूसरे क्वेश्चन को। तो देखिए, भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। ऑप्शन है रॉबर्ट क्लाइव, वॉरेन हेस्टिंग, लॉर्ड मेयो या फिर लॉर्ड डलहौजी। तो अभी अभी मैंने आपको बताया, क्या बताया मैंने, कि भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे लॉर्ड विलियम बेंटिक, लेकिन ये विकल्पों में नहीं है। तो विकल्प क्या होगा इसके बाद का जो होगा? तो यानी कि हेस्टिंग, ठीक है, बेंटिक के बाद जो है वो हेस्टिंग आएगा। तो बेंटिक तो है नहीं ऑप्शन में, इसलिए हम हेस्टिंग को सही मानेंगे। तो जो है वॉरेन हेस्टिंग जो है भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। तो ध्यान रखेंगे। और ये जो है बंगाल में द्वैत शासन की समाप्ति की घोषणा की इन्होंने, और सरकारी खजाने का स्थानांतरण मुर्शिदाबाद से कलकत्ता की। और वॉरेन हेस्टिंग का विचार भी था कि समस्त भूमि किसकी है? शासक की है। समस्त भूमि शासक की है। और राजस्व सुधारों को व्यवस्थित करने के लिए उससे परीक्षण और अशुद्धि, यानी कि ट्रायल और एरर का नियम जो है वो अपनाया। किसने? वॉरेन हेस्टिंग ने। देखिए, इन सारे गवर्नर जनरल की नीतियां भी पूछी जाती हैं कि कौन कौन जो है कुरीतियों को समाप्त किया, कौन कौन नई नीतियां लाया। हाँ, तो ये भी आपको लोगों को जो है वो ध्यान में रखना होता है। अब है हमारा तीसरा क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो थोड़ा सा लंबा है, लेकिन आई होप ये सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। जो लंबे होते हैं उन्हें देख के डरना नहीं चाहिए क्वेश्चन को। चलिए देखें, इसमें देखते हैं कि कौन सा सही नहीं है। क्या बताना है कौन सा सही नहीं है? तो ऑप्शन देखते हैं। जन प्रशासन की नींव वॉरेन हेस्टिंग द्वारा मजबूती से रखी गई, जिस पर ऊपरी संरचना कॉर्नवालिस ने की थी। तो ये तो बिल्कुल सही है। अभी मैं बताती हूँ कैसे सही है। दूसरा देखते हैं, ईस्ट इंडिया कंपनी की असैनिक और सैनिक सुधार करने का श्रेय क्लाइव को जाता है। तो ये भी बिल्कुल सही है। अगला देखते हैं, लॉर्ड विलियम बेंटिक सबसे बड़े ब्रिटिश शासकों में से एक था, क्योंकि उसने भारत में ब्रिटिश साम्राज्य को संग्रहित किया था। देखिए, ये गलत है ना। चौथा ऑप्शन भी देख लेते हैं। लॉर्ड डलहौजी ने द्युति के सिद्धांत के आधार पर ब्रिटिश साम्राज्य में समृद्ध क्षेत्र जोड़े। तो ये बिल्कुल सही है। अब डिटेलिंग कर लेते हैं। देखिए, क्लाइव का समय जो था,
क्लाइव के समय सैनिक और असैनिक दोनों सुधार हुए, और असैनिक सुधार के अंतर्गत जो है क्लाइव ने उपहार लेने बंद करा दिए और निजी व्यापार बंद करा दिए। तो उसने जो है आंतरिक कर देना अनिवार्य बना दिया। तो सैनिक सुधारों के अंतर्गत क्लाइव ने आज्ञा दी कि दोहरा भत्ता बंद कर दिया जाए, और जनवरी 1766 से यह भत्ता केवल उन सैनिकों को ही मिलता था जो बंगाल और बिहार की सीमा के बाहर काम करते थे। अब देखिए, अब बात करते हैं वॉरेन हेस्टिंग की। तो वॉरेन हेस्टिंग द्वारा जो है मजबूती से रखी गई थी जन प्रशासन की नींव, और इसकी ऊपरी संरचना किसने तैयार की थी? कॉर्नवालिस ने। किसने तैयार की थी? कॉर्नवालिस ने। तो कॉर्नवालिस के समय में बहुत सारे सुधार हुए हैं, और ध्यान रखेंगे सबसे ज़्यादा अगर सुधार किया है तो वो किसने किया है? कॉर्नवालिस ने। कॉर्नवालिस न्यायिक सुधार किया, फौजदारी सुधार किया, है ना, पुलिस सुधार, कर संबंधी सुधार, व्यापारिक सुधार, इसने जो है इन सब चीज़ों की नींव रखी। अब देखते हैं ये जो गलत है, लॉर्ड विलियम बेंटिक। तो देखिए, लॉर्ड विलियम बेंटिक का शासन जो है 7 वर्ष पुरानी निरंतर युद्धों और संयोजन की नीति की तिलांजलि दे दी। तो भारतीय इतिहास में बेंटिक का नाम सामाजिक और प्रशासनिक सुधारों के कारण स्मरण जो है वो किया जाएगा। लेकिन आप ये जान लीजिए कि लॉर्ड डलहौजी जो है व्यक्तिगत के सिद्धांत यानी कि डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के तहत कई राज्यों को मिला लिया, और वो जो है डलहौजी अवध के विलय कुशासन के बहाने से किया था। तो सी वाला तो बिल्कुल गलत हो जाएगा ना, जैसा कि मैंने बताया आपको कि बेंटिक जो है वो सामाजिक और प्रशासनिक सुधारों के कारण जो है प्रसिद्ध हुआ, ना कि जो है बड़े ब्रिटिश शासकों में से एक था कि उसने भारत में ब्रिटिश साम्राज्य को संग्रहित किया। ये बिल्कुल जो है वो गलत है। अब देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति संबंधित है किसके द्वारा? वॉरेन हेस्टिंग से, लॉर्ड डलहौजी से, हेनरी लॉरेंस से, या फिर लॉर्ड हेस्टिंग से? तो किसके द्वारा? तो कौन सा सही होगा इसका आंसर? इसका आंसर होगा वॉरेन हेस्टिंग। सुरक्षा प्रकोष्ठ के बारे में सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि सुरक्षा प्रकोष्ठ यानी कि घेरे की नीति, ये जो है वॉरेन हेस्टिंग और वेलेजली से संबंधित थे। ठीक है, वॉरेन हेस्टिंग ने जो है मैसूर और मराठों के साथ युद्ध और अन्य भारतीय जो है रियासतों के साथ बराबरी की पदवी प्राप्त करने की भावना से किया। तो कंपनी जो है अपने राज्य के चारों ओर बफर स्टेट यानी कि बनाने का प्रयत्न किया, और उसने राज्य के उसका उद्देश्य मात्र एक था कि राज्य की रक्षा करना, यानी कि हम ये भी कह सकते हैं कि अपने पड़ोसी राज्यों की सीमाओं की रक्षा करो ताकि अपनी सीमाएं जो है वो सुरक्षित रहे, उनकी ये नीति थी। तो जो है प्रकोष्ठ की नीति जो है घेरे की नीति आई थी 1765 में। कब आई थी? 1765 में, ध्यान रखेंगे। आगे चलते हैं। अब आता है क्वेश्चन नंबर 5। रिंग फेस नीति का संबंध किससे है इनमें से? तो हेनरी लॉरेंस, डलहौजी, वॉरेन हेस्टिंग, या फिर लॉर्ड क्लाइव? तो ये किससे संबंधित है? ये भी संबंधित है वॉरेन हेस्टिंग से। ठीक है, रिंग फेंस का मतलब भी वही है, सुरक्षा प्रकोष्ठ, यानी कि अपने चारों तरफ जो है सुरक्षा प्रकोष्ठ बनाना। तो ये किसने किया? वॉरेन हेस्टिंग ने। अब देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। निम्नलिखित में से बंगाल में द्वैध शासन प्रणाली यानी कि डुअल गवर्नमेंट को समाप्त किया किसने? बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और ये देखिए बिहार पीसीएस में आया है 2005 में, और बिहार पीसीएस में आया है 1996 में भी। ठीक है, ध्यान रखेंगे। और जो है अगले एग्जाम में आने की पूरी उम्मीद है। तो आप ये मान के चलिए कि द्वैध शासन प्रणाली जो है एग्जाम में पूछी जाती है ना, कि किसके द्वारा लगाई गई या फिर किसके द्वारा समाप्त की गई। तो देखिए ऑप्शन क्या है? रॉबर्ट क्लाइव, लॉर्ड कॉर्नवालिस, वॉरेन हेस्टिंग, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो देखिए इसका भी आंसर होगा वॉरेन हेस्टिंग। मैं आपको बता दूं कि 1772 में कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स ने दोहरी शासन प्रणाली को समाप्त करने का निर्णय लिया, और कलकत्ता परिषद और उसके प्रधान को आज्ञा दी कि वे स्वयं दीवान बने और बंगाल, बिहार और उड़ीसा के जो है प्रबंध जो है अपने हाथ में ले। तो वॉरेन हेस्टिंग ने क्या किया? उसने जो है दोनों उप दीवानों, जो कि उस समय मोहम्मद रजा खां और राजा शिताब राय, को हटा दिया पद से, और द्वैध शासन जिसकी शुरुआत जो है, अभी मैंने बताया ना आपको कि शुरुआत और अंत दोनों पूछा जाता है। तो देखिए इसकी शुरुआत की थी क्लाइव ने, कब? 1765 में। 1765 में इसकी शुरुआत हुई, और 1772 में इसे वॉरेन हेस्टिंग ने ख़त्म किया। तो ये ध्यान रखेंगे।
तो अब आता है क्वेश्चन नंबर 7, किस गवर्नर जनरल पर महाभियोग का मुकदमा चलाया गया। ये भी अपने आप में एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। महाभियोग का मुकदमा किस जो है गवर्नर जनरल पे चलाया गया, तो किस पे चलाया गया। ऑप्शन है वॉरेन हेस्टिंग, लॉर्ड क्लाइव, लॉर्ड कॉर्नवालिस या फिर लॉर्ड वेलेजली। तो इसका ऑप्शन होगा वॉरेन हेस्टिंग। देखते जाइए वॉरेन हेस्टिंग क्या क्या कर रहा है। पहला रिंग फेस है ना, यानी कि सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति किसकी थी, वॉरेन हेस्टिंग की थी। दूसरा, उसने जो है द्वैध शासन प्रणाली का समाप्ति किया। तीसरा, महाभियोग भी इन्हीं के ऊपर चलाया गया। तो ये चीज़ें ध्यान रखेंगे, ऐसे जो चीज़ें हैं रिमाइंड करने पे हमें याद रहती हैं, है ना। तो वॉरेन हेस्टिंग पे ही जो है मुकदमा चलाया गया। देखिए क्या हुआ था कि वॉरेन हेस्टिंग के अन्यायपूर्ण और निरंकुश कार्यों के कारण उस पर महाभियोग का मुकदमा चलाया गया और 1788 से लेके 1795 तक ये मुकदमा जो है वो चलता रहा। लेकिन ब्रिटिश संसद ने उसकी सेवा को देखते हुए उसे सभी दोषों से मुक्त कर दिया गया और ये भी कहा गया कि वॉरेन हेस्टिंग ने सब कुछ साम्राज्य के हित के लिए किया, ना कि अपने लिए। तो वॉरेन हेस्टिंग पे लगे महाभियोग के बारे में विद्वानों का मत भिन्न भिन्न है, लेकिन जो है B.A. स्मिथ नाम के एक जो है लेखक हैं, वो कहते हैं कि उसके घोड़े से दोष वहाँ जहाँ तक वे वास्तव में दोष थे, उस राजनीतिक के दोष थे जिस पर सहसा ही संकट आ पड़ा हो। तो ये जो है इसमें जो है कठिन उलझने आ जाती है और कभी कभी जो है मानवीय समझ में भूल चूक हो जानी आवश्यक ही थी, है ना। तो ध्यान रखेंगे। देखिए ये MPPCS का क्वेश्चन था, है ना। ये देखिए फिर से उसी टाइप का क्वेश्चन आ गया कि 8वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस पर ब्रिटिश संसद में महाभियोग का मुकदमा चलाया गया। तो किसके ऊपर, वॉरेन हेस्टिंग। अभी तो हमने देखा वो MPPCS में आया, अब देखिए UPPCS में भी आया हुआ क्वेश्चन है। तो आपको MPPCS हो गया, BPSC हो गए, इन सारे एग्जाम के पेपर लगाना बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि एग्जामिनेशन में जो है क्वेश्चन रिपीट होते हैं। अब है क्वेश्चन नंबर 9। देखिए भारत में न्यायिक संगठन की स्थापना किसने की, लॉर्ड मेयो, लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड एटली या फिर लॉर्ड कर्जन। तो अभी मैंने बताया कि न्यायिक संगठन किसने किया था, लॉर्ड कॉर्नवालिस। तो कॉर्नवालिस की एक जो है एक चीज़ हो तो वो मैं बताऊं, बहुत सारी चीज़ें इसने की, अभी मैं आपको बताऊंगी। तो इसका ऑप्शन होगा लॉर्ड कॉर्नवालिस। देखिए भारत में न्यायिक संगठन की स्थापना लॉर्ड कॉर्नवालिस ने की थी, सबसे पहली बात आप ये जान लो, है ना। और सर्वप्रथम जो है अपने न्यायिक सुधारों के अंतर्गत कॉर्नवालिस ने जो है जिले के समस्त शक्ति कलेक्टर के हाथ में दे दी, यानी कि सारी शक्तियां जो होती हैं वो जिले की कलेक्टर के हाथ में दे दी। और क्या किया उसने जो है भारतीय न्यायाधीशों से युक्त जिला फौजदारी अदालतों को समाप्त कर दिया और उसके स्थानों पे 4, याद रखेंगे, 4 भ्रमण करने वाले न्यायालय, यानी कि 3 बंगाल हेतु और 1 बिहार के लिए नियुक्त किए। और इन अदालतों की जो अध्यक्षता है वो यूरोपीय व्यक्ति द्वारा भारतीय काजी और मुफ्ती के सहयोग से की जाती थी। अब आता है क्वेश्चन नंबर 10। तो निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल ने भारत की प्रसंविदाबद्ध सिविल सेवा, यानी कि कोवेंटेंड सिविल सर्विस ऑफ इंडिया का सृजन किया, जो कालांतर में भारतीय सिविल सेवा के नाम से जानी गई। तो ऑप्शन है वॉरेन हेस्टिंग, वेलेजली, कॉर्नवालिस या फिर विलियम बेंटिक। तो इसका ऑप्शन सही होगा लॉर्ड कॉर्नवालिस। देखिए भारत में जो है प्रसंविदाबद्ध सिविल सेवा यानी कि लोक सेवा का सृजन किया था कॉर्नवालिस ने। तो बंगाल का गवर्नर जनरल बनने के बाद कॉर्नवालिस ने जो है प्रशासन को पुनर्गठित किया और राजस्व बोर्डों को भंग कर इसके संबंध में नए नियम बनाए। तो उसने जो है कॉर्नवालिस कोड के माध्यम से दीवानी और न्यायिक क्षेत्रों की स्पष्ट विभाजन किया, जो आगे चलकर भारतीय सिविल सेवा के रूप लिया। अब देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप मान लीजिए, है ना। तो भारतीय लोक सेवा का प्रवर्तन किसने किया, बेंटिक के शासनकाल में, कॉर्नवालिस के शासनकाल में, कर्जन के शासनकाल में या फिर डलहौजी के शासनकाल में। तो आई होप इसका आप आंसर दे दोगे। तो क्या होगा इसका आंसर, इसका आंसर होगा लॉर्ड कॉर्नवालिस के शासनकाल में। अभी अपने पिछले क्वेश्चन में हमने इसकी डिटेलिंग देखी, तो कॉर्नवालिस के शासन में भारतीय लोक सेवा का प्रवर्तन किया गया। अब देखिए 12वां नंबर का क्वेश्चन, ये भी एग्जाम में बहुत पूछा जाता है। लॉर्ड कॉर्नवालिस की कब्र कहाँ है, गाजीपुर, बलिया, वाराणसी या फिर गोरखपुर। तो ये है गाजीपुर में। देखिए
लॉर्ड कॉर्नवालिस जो है 1786 से लेके 1793 और 1805 से लेके यानी कि 30 जुलाई 1805 से 5 अक्टूबर 1805 तक बंगाल का गवर्नर जनरल रहा। और इसे जो है भारत में इस्तमरारी अथवा या फिर जो है स्थायी बंदोबस्त कह ले, न्यायिक संहिता हो गया, भारतीय लोक सेवा के प्रवर्तन के रूप में जाना जाता है। और इसकी मृत्यु हुई थी 1805 में। ठीक है, तो 1805 में इसकी मृत्यु गाजीपुर में हुई और यहीं पे इसकी कब्र जो है वो स्थित है। आगे देखेंगे 13वां नंबर क्वेश्चन। तो 1802 की वसीन की संधि पर हस्ताक्षर किसके मध्य हुए? अंग्रेज और बाजीराव प्रथम, अंग्रेज तथा बाजीराव द्वितीय, फ्रांसीसी तथा बाजीराव प्रथम, डच एवं बाजीराव द्वितीय। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? इसका ऑप्शन सही होगा ऑप्शन बी, अंग्रेज और बाजीराव द्वितीय के मध्य। अब देखिए, सबसे पहले तो आपको मैं ये बता दूं कि ये जो वसीन की संधि थी ये हुई थी 1802 में। देखिए 1802 में क्या हुआ था कि पेशवा बाजीराव द्वितीय और अंग्रेजों के मध्य ये संधि हुई और इस सहायक संधि के तहत जो है बाजीराव द्वितीय ने अंग्रेजों की संरक्षता स्वीकार कर ली और इस संधि की शर्तों के अनुसार अंग्रेजों ने पेशवा को पूना में पुनः स्थापित करने के साथ लगभग 60,000 सैनिक पेशवा की रक्षा हेतु उनके राज्य रखने का वायदा किया। और जबकि जो है इसके बदले पेशवा ने अंग्रेजों को 26 लाख रुपए वार्षिक आय वाले क्षेत्र प्रदान करने की सहमति जताई। और फिर से वही आ गया 13वां क्वेश्चन। चलिए आगे स्किप करते हैं इसको, 14वां क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, लॉर्ड वेलेजली की सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला मराठा सरदार कौन हुआ? तो ये कौन था? पेशवा बाजीराव द्वितीय, रघुजी भोसले, दौलतराव सिंधिया या फिर इनमें से कोई नहीं? तो ये थे पेशवा बाजीराव द्वितीय। लॉर्ड वेलेजली का शासनकाल मैं आपको बता दूं 1798 से 1805 तक का था। ठीक है, तो लॉर्ड वेलेजली जो है भारतीय राज्यों को अंग्रेजी राजनीति की परिधि में लाने के लिए सहायक संधि की प्रणाली का प्रयोग किया। पूछा भी जाता है एग्जाम में कि सहायक संधि का कॉन्सेप्ट कौन लाया, शायद हो सकता है अगले क्वेश्चन में यही हो क्वेश्चन, है ना। तो सहायक संधि का कॉन्सेप्ट लाए थे वेलेजली। तो उसने जो है सहायक संधि का आविष्कार नहीं किया, इस प्रणाली को अस्तित्व में तो पहले ही आ गया था ये, और ये जो है क्रमिक रूप से विकसित हुई। तो ये हुआ था कि डुप्ले आपको याद होगा फ्रांसिस की सैनिक था। तो इसने जो है प्रथम यूरोपीय था जिसने अपनी सेना किराए पर भारतीय राजाओं को दी थी और अंग्रेजों ने भी यह प्रणाली अपनाई। तो प्रथम सहायक संधि हुई थी 1765 में। कब हुई थी? 1765 में। तो इसका ऑप्शन क्या सही होगा? पेशवा बाजीराव द्वितीय। अब क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। सहायक संधि को किसके काल में क्रियान्वित किया गया? तो आई होप आपको ये आंसर पता होगा। तो क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर सही होगा लॉर्ड वेलेजली। अब देखिए आगे क्वेश्चन है 16वां। सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला शासक था? अवध का नवाब, हैदराबाद का निजाम, पेशवा बाजीराव द्वितीय, ट्रावनकोर का राजा। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? इसका ऑप्शन सही होगा ऑप्शन ए। अब देखिए कैसे। देखिए वेलेजली ने तो सहायक संधि का आविष्कार किया नहीं, जैसे कि मैंने आपको बताया ये प्रणाली पहले से ही अस्तित्व में थी ना। तो डुप्ले जो कि प्रथम यूरोपीय था उसने अपनी सेनाएं किराए पर भारतीय राजाओं को दी और क्लाइव के काल से ये प्रणाली जो है लगभग सभी गवर्नर जनरलों ने अपनाई। तो वेलेजली की विशेषता केवल ये थी कि इसने जो है इसका विकास कर अपने संपर्क में आने वाले सभी देसी राजाओं के संबंध में इसका प्रयोग किया। तो मैं आपको बता दूं कि प्रथम सहायक संधि जो है वो 1765 में अवध से की गई। तो जब कंपनी ने निश्चित धन के बदले उसकी सीमाओं की रक्षा करने का वचन दिया तो अवध ने एक अंग्रेज रेजिडेंट को लखनऊ में रखना स्वीकार किया। ध्यान रखेंगे। अब देखते हैं 17वां क्वेश्चन। तो देखिए निम्न में से सहायक संधि स्वीकार नहीं की किसने? हैदराबाद के निज़ाम ने, इंदौर के होलकर राज्यों ने, जोधपुर के राजपूत राज्यों ने या फिर मैसूर के शासक ने। तो ये स्वीकार नहीं की थी इंदौर के होलकर राज ने। देखिए वेलेजली की ये जो सहायक संधि की नीति थी तो इंदौर के होलकर ने जो है सहायक संधि को स्वीकार नहीं किया। तो जिन राज्यों ने वेलेजली का संधि का स्वीकार किया था उसमें से हैदराबाद थे,
मैसूर थे, तंजौर, अवध, पेशवा, बरार के भोसले, सिंधिया, जोधपुर, जयपुर, मच्छेरी, बूंदी, भरतपुर, इन सब ने जो है सहायक संधि स्वीकार की, लेकिन इंदौर के होलकर राज्य ने नहीं की। अब देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है, ईस्ट इंडिया कंपनी का राजपूत राज्यों में सहायक संधि करने का मुख्य उद्देश्य था। ऑप्शन है शत्रुओं के विरुद्ध सैनिक सहायता प्राप्त करना, मराठा पिंडारी आक्रमण से इन राज्यों की सुरक्षा करना, खिराज के रूप में धन प्राप्त करना, या फिर अंग्रेजों की प्रभुसत्ता स्थापित करना। तो इसका ऑप्शन सही होगा अंग्रेजों की प्रभुसत्ता स्थापित करना। देखिए लॉर्ड वेलेजली ने भारतीय राज्यों को अंग्रेजी राजनीतिक परिधि में लाने के लिए सहायक संधि का प्रयोग किया। इसका एकमात्र उद्देश्य था अंग्रेजों की सत्ता की श्रेष्ठता और जो है सत्ता की यानी कि प्रभुसत्ता स्थापित करना। अब देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है, उस समय जब नेपोलियन की शक्ति के सामने यूरोप में साम्राज्य धराशायी हो रहे थे, नीचे लिखे गवर्नर जनरलों में से किस एक ने भारत में ब्रिटिश पताका फहराए रखी। ऑप्शन है लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड वेलेजली या फिर लॉर्ड हेस्टिंग। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? इसका ऑप्शन सही होगा ऑप्शन सी वेलेजली। जाहिर सी बात है वेलेजली ने भारत की ओर 1797 में प्रस्थान किया, जो कि आंग्ल इतिहास में संभवतः जो है सबसे अंधकारमय समय था। कैसे था ये भी देख लीजिए। फ्रांस के जो है विरुद्ध यूरोपीय शक्तियों का बना हुआ जो मोर्चा था वो छिन्न भिन्न हो चुका था और नेपोलियन मिस्र और सीरिया के जो है विजय कर चुका था और गंभीरतापूर्वक भारत पर आक्रमण करने की सोच रहा था। तो ऐसी परिस्थिति में वेलेजली ने भारत में सहायक संधि प्रणाली का प्रयोग किया, जिससे अंग्रेजी सत्ता की श्रेष्ठता स्थापित हो गई और नेपोलियन का भय भी जो है वो टल गया। अब आज के सेशन का आखिरी क्वेश्चन देख लेते हैं। आंग्ल नेपाल युद्ध जिसके शासनकाल में हुआ था वह है लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड हेस्टिंग, लॉर्ड वेलेजली या फिर वॉरेन हेस्टिंग। तो कौन होगा इसका आंसर? इसका आंसर होगा लॉर्ड हेस्टिंग। देखिए आंग्ल नेपाल, अब इसका आंसर लगाने के लिए हमें ये पता होना ज़रूरी है कि आंग्ल नेपाल युद्ध हुआ कब था। तो ये हुआ था 1814 से 16 के मध्य। ठीक है, तो उस समय जो गवर्नर थे वो थे लॉर्ड हेस्टिंग, गवर्नर जनरल थे उस समय। तो इन्हीं के काल में हुआ था और ये समाप्त हुआ था संगोली की संधि, यानी कि 1816 में संगोली की संधि हुई और ये युद्ध जो है वो समाप्त हो गया। तो गाइस कैसा लगा मेरा ये वीडियो ज़रूर मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं और अपने मार्क्स जो है शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें। और प्लीज़ गाइस अगर आपको मेरा वीडियो थोड़ा भी अच्छा लगता हो तो प्लीज़ प्रेस द लाइक बटन। थैंक यू वेरी मच।